नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया और उसके बाद एनडीए की सरकार बनी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो मोदी जी कुछ करना चाहते हैं, देश के हित में कुछ बड़े फैसला लेना चाहते हैं, जैसा उन्होंने चुनावी सभाओं में कहा कि ये जो तीसरा टर्म है उसमें कुछ वो कड़े फैसले लेंगे। और अभी तक जो आपने देखा है वो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसमें लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि लोकसभा में जिस तरह से आधा अधूरा सा बहुमत होता दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 240 सीटें मिली हैं, एनडीए को मिलाकर ये पूरा होता है तो राज्यसभा में क्या होगा। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया है, यदि आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो मेरे से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया और बाकी जगह ये पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में ज़्यादा एमएलए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ सीएम शिवसेना का क्यों बनाया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को, जो कि उनका साथ छोड़कर धोखा देकर चले गए, फिर से क्यों सीएम बनाया है। इसका उत्तर मैं पहले ही दे भी चुका हूं कि असल में राजनीति को देखते हुए केंद्र में आपको राजनीति करनी है और देश के हित में बड़े फैसले लेने हैं तो आपका लोकसभा के अलावा राज्यसभा में बहुमत होना और राज्यों में मुख्यमंत्री आपका होना, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। यदि आप कुछ ऐसे परिवर्तन करते हैं कानून में जिसमें राज्यों की सहमति जरूरी है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सहमति जरूरी है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून यूसीसी पर बात हो रही है, हम सब चाहते हैं समान नागरिक संहिता बने, उसके लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता है। और वो तभी हो सकता है कि या तो सभी राज्यों में 2/3 राज्य जो हैं उसमें बीजेपी की सरकारें हों, और वो नहीं हो सकता, अपने हाथ में नहीं है, तो एनडीए की सरकारें होंगी तो भी सहमति बनेगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस फॉर्मूले पर काम किया। तो अब राज्यसभा में जब चुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव है, इसमें 10 में से अब ये माना जा रहा है, पक्का हो गया कि 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी पक्के तौर पर जीत जाएगी। एक सीट पर थोड़ी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन जो गणित बैठ रहा है उसके अनुसार 10 में से 9 सीट एनडीए के हिस्से में होंगी। एनडीए के हिस्से में 9 सीटें आने का मतलब आप समझ लीजिए कि अब लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी एनडीए का पूरा गठबंधन होगा और उसको बहुमत होगा। कोई भी कानूनों के परिवर्तन के भी कारण से ऐसा नहीं होगा कि साहब कमी रह गई है, किसी अन्य पार्टी की आवश्यकता है। आमतौर पे देखा जा रहा था, पिछली बार भी ऐसी खींचातानी हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से महाराष्ट्र और बिहार में फिर से पलटी मारी गई है और जो सरकारें बन रही हैं वहाँ उसके हिसाब से अब उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी है। तो ये सब देखने के बाद अब ये पक्का हो गया कि मोदी सरकार को लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी अब कोई परेशानी आनी नहीं है और पूरे बहुमत के साथ जो भी वो प्रस्ताव लाएंगे, जो भी नियम बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे, जो भी अब नए फैसले लिए जाएंगे उसमें बहुमत मिलेगा। असल में इसमें आप देखो, जो ये कहा जा रहा था, एक तो केशव वेणुगोपाल हैं कांग्रेस के, वो राजस्थान से सांसद हैं राज्यसभा के, और इसी तरह दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के हैं। ये दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है, क्योंकि हरियाणा में और राजस्थान में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत है और यहाँ बीजेपी का जीतना तय है। वहीं ये दोनों लोग अब बाहर हो जाएंगे। इसी तरह आपको बताऊं, महाराष्ट्र में अजीत पवार, उन्होंने अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़वाया था और ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ था, क्योंकि अजीत पवार की ही बहन, एक तरह से कहिए, वो सामने खड़ी थी सुप्रिया सुले, और शरद पवार की बेटी सामने हो तो फिर कार्यकर्ता का रुख क्या हो सकता है, ये पहले से अंदाजा लग रहा था। हुआ भी वही कि अजीत पवार की जो पत्नी हैं वो बारामती से 1,58,000 वोट से हार गई। लेकिन अब जो अजीत पवार का गुट है एनसीपी का, उन्होंने तय किया है कि भाई ये अपमान जो हुआ है इसको हम सम्मान में बदलेंगे और अजीत दादा की पत्नी को अब राज्यसभा भेजेंगे, यानी वो तो उच्च सदन हो गया। तो एक तरह से लोकसभा से भी वो ज़्यादा उसको वैल्यू मानी जाती है, क्योंकि उच्च सदन कहा जाता है। और अब ये तय कर दिया गया है कि अजीत पवार की तरफ से, यानी उनके कोटे से, अब उनकी जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा और वो पक्का माना जा रहा है।
बिहार में 2 सीटें खाली हुई हैं, मीसा भारती और विवेक ठाकुर की। अब मीसा भारती की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, उनको भेजने की कवायद एनडीए की तरफ से चल रही है। नीतीश कुमार भोला शर्मा को भेजना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि भोला शर्मा एक भूमियार चेहरा है और वो जेडीयू के लिए हमेशा भूमियारों को जेडीयू के पक्ष में वोट करने के लिए जोड़ते रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों का कहना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा पुराने नेता हैं और उनका भी जो जातिगत समीकरण बैठता है वो कहीं ना कहीं एनडीए के हित में रहेगा, क्योंकि अब देखिए थोड़े दिन बाद चुनाव आने हैं, तो उसका अब गणित जोड़ लगना शुरू हो गया है। तो यहाँ भी आपको बता दूँ, दोनों सीटों पर अब ये मान ही लीजिए कि यहाँ पर एनडीए के ही कैंडिडेट जीतेंगे। जैसा मैंने कहा 10 में से 9 सीट, तो ये एक तैयारी हुई है और इस तैयारी में अब ये बात तय हो गई कि बिहार, महाराष्ट्र, असम में वहाँ जो सीटें खाली हुई हैं उसमें अधिकांश पे एनडीए का कब्जा होने जा रहा है। अब ये जो शोर मचा रहे हैं विपक्षी दल के नेता, ये तो कमज़ोर सरकार है, 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, उन सबको देखना चाहिए कि वो कितनी भी हवा बना लें। एक कोशिश की गई है कि मोदी को कमज़ोर दिखाएं, एक नैरेटिव की लड़ाई है। आप सोचिए कि इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सरकार है, ज़्यादातर वही मंत्री रिपीट हुए हैं जो मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के दौरान थे। लेकिन विपक्ष ने कैसा नैरेटिव गढ़ा कि वो इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सरकार मोदी की नहीं बनी, राहुल गांधी की बनी है। मिठाइयाँ बांटो, ताली बजाओ, बम पटाखे फोड़ो, यात्रा निकालने लगे। ओहो धन्यवाद यात्रा निकालो। वो तो यात्रा इसलिए बंद करनी पड़ी इस इंडिया गठबंधन को, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि आपने तो झूठ बोलकर लोगों का वोट लूटा है। महिलाओं को कह दिया 1-1 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, वरना जितना आप सोच रहे हो कि कांग्रेस को तो साहब 52 से 99 सीटें हो गई, ये नहीं होती। आपने छल किया है। महिलाओं को कहा कि ये राहुल गांधी की गारंटी हम दे रहे हैं और एक कार्ड उस पर साइन हुए हैं और उस कार्ड पे नाम, पता, टेलीफोन नंबर भरिए और साहब आपके खाते में 4 जुलाई को पहली किस्त 8,500 आ जाएगी। जो अनपढ़ लोग हैं या जो थोड़े बहुत नॉलेज नहीं रखते इस तरह की, उनको लगा राहुल गांधी बोल रहे हैं तो हो ही जाएगा, और वो ठगा महसूस कर रहे हैं। तो वो महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं। जहां जहां इनकी यात्रा जाएगी वो तो पूछेंगे कि आपने तो कहा था 4 जुलाई को पैसे आ जाएंगे, और इसलिए यात्रा स्थगित करनी पड़ी। यानी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। सरकार मोदी की बनी, उसके बावजूद भी ये पहले ईवीएम का रोना रो रहे थे कि ईवीएम को आरोप लगाकर ये कह देंगे साहब ईवीएम में गड़बड़ी हुई, लेकिन फिर इनको लगा कि जो अपनी सीटें आई हैं, अब अपनी सीटें आ रही हैं तो ईवीएम का रोना रोएंगे, तो फिर तो सवाल ये भी उठेगा कि फिर 52 से 99 तुम क्या गड़बड़ी करके आए हो। और इसलिए कांग्रेस चुप हो गई, ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया। फिर चुनाव आयोग को टारगेट किया गया कि साहब चुनाव आयोग टाइम पे जानकारी नहीं दे रहा है, चुनाव आयोग ने गिनती ठीक नहीं कराई है। लेकिन वो भी फॉर्मूला इनका फेल हुआ। चुनाव आयोग ने चुनौती दे दी इनको, मीडिया में बाकायदा पूरी डिटेल रख दी उन्होंने कि इतना वोट, इतना प्रतिशत, और ये सबके पास डाटा हर सदस्य को हमने दिया है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे डाटा में कुछ गड़बड़ी है। जब चारों तरफ से घिर गए तो ये मौन हो गए, और अब इनको लगा कि अब क्या करें, तो भाई मोदी को कमजोर दिखाओ, ऐसा दिखाओ कि राहुल गांधी ने तो चमत्कार कर दिया इस चुनाव में। भाई राहुल गांधी की वजह से तो बस मोदी गए। तो कभी बनारस सीट की बातें कर रहे हैं, वाराणसी सीट पे मेरी बहन अगर लड़ती तो मोदी तो 5 लाख से हार जाते। अरे भाई जीत का अंतर कम जो हुआ है, ये मानते हैं कि वहाँ पर जातिगत जो आंकड़ा है उसके हिसाब से वो जो प्रत्याशी है ब्राह्मण खड़ा हुआ था, और इस वजह से ब्राह्मण वोट पड़ना ही था, एंटी इनकम्पेंसी थी ही थी। तो आप हरा देंगे ऐसा नहीं है, उल्टा है मामला कि अगर वहां पर अजय राय के अलावा अजय राय नहीं खड़े होते और आप या आपकी बहन खड़ी होती, यानी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वड्रा, तो ये मोदी जी का जीत का अंतर बढ़कर 5 लाख हो जाता। क्योंकि लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा चला था, लोकल की बात चली थी कि चलिए 2 बार मोदी जी को जिताया, इस बार लोकल को जिताते हैं, केवल ये बात थी। हमने तो वहां देखा है लोगों से, मेरे तो जानने वाले रहते हैं वहां, तो ये जो हैं ये तो दोनों ही बाहरी हैं। तो इसीलिए ये इनका ये भी मुद्दा अब ये चलने वाला नहीं है। और अब देखिए उपचुनाव आ रहा है, राज्यसभा की सीटें मैंने जैसे बताई आपको, इसमें झटका लगने वाला है।
और अब लोकसभा में भी उपचुनाव होगा। राहुल गांधी अगर वायनाड रखते हैं, रायबरेली छोड़ते हैं, कहा नहीं जा रहा है कि जा रहा है कि भाई रायबरेली अब की बार रखेंगे, अगर छोड़ के देखें, हिम्मत है तो लड़वाएं। मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश से अब लड़के दिखाएं, तो अब इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। कुल मिलाकर इंडी गठबंधन को करारा झटका है और ये कितने ही अपनी तारीफ करें, अब जनता को भी समझ में आ गया है कि ये झूठ बोलकर ठगी हुई वोटें हैं। चाहे तो संविधान बदल दिया जाएगा, ये झूठ फैलाया, मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, ये झूठ फैलाया, पैसे दिए जाएंगे 1 लाख, ये झूठ फैलाया, अग्निवीर योजना पर झूठ फैलाया, और कुल मिलाकर इन्होंने इस तरह से झूठ फैलाकर वोटें हासिल कर ली। लेकिन अब मोदी को ये कोई भी फैसला लेने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि लोकसभा के साथ साथ अब राज्यसभा में भी एनडीए को पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा उसके सदस्य होने वाले हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।